सुनाई दे रहा है? हेलो। सर सुनाई दे। हाँ सर, सुनाई दे। दो वेव का सुपरपोजिशन, कहीं हम लोग ने स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस किया था। तो अगर दो वेव को सुपरपोज करते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे? पहला होगा इंटरफ्रेंस। दूसरा है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ये हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है। तीसरा है बीट्स। ठीक है। दो वेव को अगर सुपरपोज किया है, ठीक है, दो वेव के सुपरपोजिशन से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो एक है इंटरफ्रेंस, दूसरा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो सकता है या फिर बीट्स सुनाई देगा। ठीक है। ये एक सेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन। ठीक है। तो उसमें से एक चीज बाकी है अभी। स्टेशनरी वेव में हम लोगों ने जो किया था, कैमरा ऑन कर लो फटाफट, अर्पिता और आर्यन। ठीक है। तो स्टेशनरी वेव में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसका इक्वेशन होता है, ये सब चीज हम लोगों ने लिख लिया था। ठीक है। बताया था कि स्टेशनरी वेव दो वेव का सुपरपोजिशन कर रहे हैं। कैसे वेव का? तो जो कन्फाइंड है किसी पर्टिकुलर रीजन में, ऐसे आया था। ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है। ये पक्का है कि यहाँ का जो पोजीशन है वो नोड का पोजीशन, नोड, और यहाँ का भी जो पोजीशन है वो नोड का पोजीशन। ठीक है। दूसरा नोड का पोजीशन यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो ये नोड का पोजीशन हम निकालेंगे कैसे? जैसे अगर तुमसे पूछ ले कि वो पॉइंट्स निकालो जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसमें तुम फंडामेंटल मोड में है तो तुरंत कह दोगे कि ये वाला पॉइंट होगा, या फिर जो लेंथ है वो लेंथ वाला पॉइंट होगा। ठीक है। लेकिन अगर कह दे कि इस मोड में है, ठीक है, इस मोड में है, यानी कि फंडामेंटल दो है। आर्यन, आर्यन कैमरा ऑन करो। प्रूफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। फंडामेंटल मोड यहाँ पे हम सेकेंड हार्मोनी कहेंगे, इधर में थर्ड हार्मोनी कहेंगे। यह है फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनी। फर्स्ट हार्मोनी ये कहा था। ठीक है। और इसमें कहा था हम लोगों ने सेकेंड हार्मोनिक या सेकेंड हार्मोनिक, या इसी को कहा था फर्स्ट ओवरटोन। और इसको कहा गया था थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, ऐसे लिखा था। ठीक है। थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। अब इसमें हम कह रहे हैं कि नोड का पोजीशन क्या होगा। नोड का पोजीशन क्या कहेंगे, बताओ? तो नोड हम लोगों ने ऐसा लिखा था, इसमें जो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन था वो कुछ ऐसा आया था, 2a sin kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऐसा आया था। क्या आया था ना? 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ए साइन एक्स, ये पूरे चीज को हम लोगों ने कहा था कि एम्पलीट्यूड है। टी वाले फंक्शन को छोड़ दो, इस पूरे को एम्पलीट्यूड कहा था, इसलिए साइन वेव जैसा दिख भी रहा है। ठीक है। अब 2a sin kx, तो यहाँ पे जब नोड का पोजीशन मुझे निकालना होगा, तो नोड पोजीशन का मतलब है, नोड का मतलब है जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है।
डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये पूरा पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ नोड्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ नोड्स, तो नोड्स के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड को करेंगे जीरो। सो 2a साइन के एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखेंगे। तो साइन के एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो। अब तो मैं साइन का ग्राफ थोड़ा इसमें मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था एसएचएम वाला चैप्टर, तभी बता दिया था कि साइन कॉस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ के रूप में है। चलो, साइन कॉस बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ के फॉर्म में है। ठीक है, तो जब हम साइन के एक्स लिख रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब साइन का ग्राफ हमें देख लेना चाहिए कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। साइन एक्स का नॉर्मल ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पे साइन एक्स जीरो है, ये पॉइंट है जहाँ पे साइन एक्स जीरो है, ये पॉइंट है जहाँ पे साइन एक्स जीरो है, ये पॉइंट है जहाँ पे साइन एक्स जीरो है। यानी कि ये के एक्स का जो वैल्यू यानी थीटा का जो वैल्यू है, जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है। इसी तरह से चलता रहेगा। तो के एक्स को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, के एक्स इक्वल टू एन पाई साइन के एक्स अगर जीरो है तो के एक्स का वैल्यू क्या है, एन पाई। ठीक है, ठीक है यहाँ तक कि अगर कहीं पे नोड का पोजीशन लिखा है तो नोड का मतलब हो गया साइन टू है, साइन के एक्स को जीरो करना है, साइन के एक्स जीरो हो गया, के एक्स का वैल्यू एन पाई हुआ। अब के का वैल्यू हम लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, ऐसा लिखते हैं, एन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो जो एक्स का वैल्यू आया वो एन लैम्डा बाई टू आया। अब तुम खुद सोच के देखो, ये वो पोजीशन है जहाँ पे नोड बना है। जब एन का वैल्यू तुम वन रखोगे, क्या रखोगे, वन, तो ये क्या है, लैम्डा बाई टू, यही है ना, ये लैम्डा बाई टू ही तो है, लैम्डा बाई टू। ठीक है, तो लैम्डा बाई टू पे पहला नोड मिला है। एन का वैल्यू जब तुम टू रखोगे, इस केस में, इस केस में देखो कहाँ पे, तो टू रखने पर ये क्या आ रहा है, दूसरा जो पोजीशन मिलेगा वो लैम्डा पे मिलेगा। तो अगर तुम इसको लैम्डा बाई टू कहते हो तो ये अगेन लैम्डा बाई टू आके दूसरा पोजीशन यहाँ पे। तो ये सब नोड का पोजीशन दे रहा है। ठीक है, इसमें एन का वैल्यू तुम थ्री रखोगे तो थर्ड पॉइंट, जैसे यहाँ पे पहला तो एक्स इक्वल टू जीरो पे मिल रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, उसके बाद लैम्डा बाई टू पे फर्स्ट नोड यहाँ पे मिला। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नोड यहाँ पे मिलेगा, थर्ड नोड यहाँ पे मिलेगा। तो जब एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे रखते जाएंगे, एक्स एन बेसिकली nth नोड का पोजीशन बता रहा है। ठीक है, nth नोड का पोजीशन बता रहा है। तो जब हमें पोजीशन ऑफ नोड निकालना है तो बेसिकली मुझे एम्पलीट्यूड को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख लो एक बार, इसको मैं रिपीट करूंगा वापस एक बार, बहुत लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। कैमरा ऑन कर लो सब लोग फटाफट। आर्यन को बार बार कह रहा हूँ, रिमूव कर दूंगा यहाँ से। सर ऑन तो किया था कैमरा। आर्यन का, आरिस कैमरा ऑन करो। ऑनलाइन क्लास में मुझे दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लास में दिक्कत है जब तुम लोग कैमरा ऑफ करके on करते हो ऑनलाइन क्लास, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता ही नहीं चलता। ऑन करो जल्दी फटाफट कैमरा। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या बताया मैंने। आरिस और अंश, रिपीट कर दो मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि दो वेव का अगर हम सुपरपोजिशन करते हैं, कोई भी दो वेव, ठीक है, तो उसके तीन इफेक्ट अभी हम लोग ने देखे, यहाँ पे चार इफेक्ट होता है एक्चुअली।
चलो देख लो इधर में, मैंने बताया कि जब भी किसी दो वेव को सुपरपोज करते हैं तो सुपरपोजिशन का ये इफेक्ट है चार, ठीक है। इसमें ये तीन ही हमें पढ़ना है, ठीक है। लिसेजस फिगर्स ऐसे एससी वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से अगर करना चाहोगे तो करा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी सिलेबस के अंदर ये तुम्हारी ये तीन, इंटरफ्रेंस, उसके बाद बीट्स, उसके बाद स्टेशनरी वेव, ये तीन। स्टेशनरी वेव ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है कि दो वेव का सुपरपोजिशन कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड और एक डायरेक्ट वेव, सर दोनों के सुपरपोजिशन से स्टेशनरी। हाँ सर बताओ। आपके पास संडे के क्लास का रिकॉर्डिंग है क्या? संडे में हुआ नहीं था क्लास। संडे सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनाई दे रहा है अभी? हेलो। यस सर। आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सैटरडे वाले क्लास में हम लोगों ने किया था दो वेव का सुपरपोजिशन कराने के बाद हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लिखा था, उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाए गए थे, ठीक है। तो जब दो वेव को सुपरपोज करें, एक वेव ऐसा है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा जो वेव है वो ऐसा है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। मतलब दो अलग अलग वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर चुका है। तो ये वेव जब मिलेंगे तो ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं, स्टेशनिंग वेव। जैसे अगर कुछ किसी भी डिस्टर्बेंस को, कोई स्ट्रिंग ले लिया मैंने और स्ट्रिंग ऐसे टाइड है दो इंड के बीच में, और बीच में तुमने ऐसे प्लग करके छोड़ दिया, तो ये इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वेव, एक वेव जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो वापस इधर से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो दो वेव का सुपरपोजिशन ही। तो सुपरपोजिशन के केस में वेव जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि दो इंडिपेंडेंट वेव हम ले, दो इंडिपेंडेंट वेव ले और उसका सुपरपोजिशन करा दे, तो उस केस में इंटरफ्रेंस वेव का दिखेगा, ठीक है। दो वेव ऐसा लेंगे जिनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखा था, इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी को सेम ही रखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंट लेंगे। ऑल पॉसिबिलिटी देखना है, ऑल पॉसिबिलिटी मतलब जो दो वेव हम ले रहे हैं कैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन इफेक्ट के बारे में मैंने लिखा कि दो वेव को जब हम सुपरपोज करते हैं, पहले पेज में मैंने ये लिखा था कि दो वेव का अगर सुपरपोजिशन करते हैं तो उसका तीन इफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? एक इंटरफ्रेंस, दूसरा स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, और तीसरा जो होगा वो बीट्स, ठीक है। ये तीनों हमें करना है। स्टैंडिंग वेव ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें दो वेव के सुपरपोजिशन से जो इक्वेशन बना था वो कुछ ऐसा आया था, 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसा आया था। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हम लोगों ने ये डिराइव किया था, जिसमें इसको हमने कहा था एम्पलीट्यूड, और ये कहा गया था कि एम्पलीट्यूड भी एक्स का फंक्शन होता है, एक्स चेंज करने से एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। अभी मैंने जो डिराइव किया है यहाँ पे, अभी जो मैंने डिराइव किया है यहाँ पे, वो नोड का पोजीशन निकाला है। तुमसे इसमें पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल मोड में है, यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक में है, ये थर्ड हार्मोनिक में है, तो तुमसे नोड का पोजीशन पूछ सकते हैं। नोड किसको कहते हैं? जिसका जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये सब नोड का पोजीशन। ये नोड है, नोड है, नोड है, ये नोड है, ये नोड है, यहाँ पे नोड है, नोड है, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक के केस में एन की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो एक तो तुम्हें 0 पे मिला, दूसरा जो नोड मिलेगा तुम्हें वो λ/2 पे मिलेगा, दिख रहा है वहां पे एक्स का वैल्यू λ/2, ठीक है। जब एन का वैल्यू 2 रखोगे, अब यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे λ/2 पे मिला, दूसरा 2 इंटू λ/2 यानी कि पूरा लैम्डा पे मिला, दूसरा नोड यहाँ पे मिला। तीसरे वाले कंडीशन में देख लो, यहाँ पे एन का वैल्यू 3 रखेंगे, λ/2, λ/2 और λ/2, 3 λ/2 पे ये नोड का पोजिशन मिला, ठीक है। ये सारे के सारे नोड के पोजिशन। तो नोड के पोजीशन के लिए बेसिकली मुझे एम्पलीट्यूड जो है उसको जीरो करना पड़ता है। मैथमेटिक्स इसके पीछे क्या है? तो एम्पलीट्यूड को तुम्हें करना पड़ेगा जीरो, ठीक है।
एम्पलीट्यूड को जीरो, तो तुम्हें ऐसे लिखना है कि पोजीशन ऑफ नोड मुझे निकालना है, और अगर एक्सप्रेशन को मैंने ऐसा लिखा है, y इक्वल टू क्या लिखा है, 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी, और उस स्टैंडिंग वे में मुझे नोड का पोजीशन पूछ रहे हैं। नोड का पोजीशन पूछ सकते हैं, एंटी नोड का पोजीशन पूछ सकते हैं। नोड के पोजीशन के लिए तुम्हें एम्पलीट्यूड को करना है जीरो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो रखना है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड खुद एक्स का फंक्शन होता है, ये पूरा एम्पलीट्यूड है यहाँ पे स्टेशनरी वेव के केस में, ये पूरा एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड खुद वेरिएबल होता है, एक्स का फंक्शन होता है। तो इस एम्पलीट्यूड को मैंने जीरो कर दिया, जीरो किया तो साइन के एक्स जीरो हो गया। अब साइन का ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, जीरो पे जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, 3 पाई पे जीरो होता है। अब इन सारे पॉइंट पे साइन जीरो है, ठीक है। तो मैं इस साइन के एक्स को क्या करूंगा, अगर जीरो लिख रहा हूँ तो के एक्स को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एन पाई, ठीक है। एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तभी, एन का वैल्यू वन रखेंगे तभी ये साइन को जीरो कर देगा, एन का वैल्यू टू रखेंगे तभी ये जीरो करेगा, एन का वैल्यू थ्री रखेंगे तभी जीरो करेगा। यानी कि ये सारा पॉइंट्स निकल के, अब के का जो वैल्यू हम लोगों ने पर रखा है 2 पाई बाई लैम्डा, वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एक्स का जो पोजीशन निकल के एन लैम्डा बाई टू, तो ये नोड का पोजीशन देगा, ये पॉइंट जो है वो नोड का पोजीशन देगा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि एंटी नोड का पोजीशन बताओ। एंटी नोड तो ये है ना, तो साइन के एक्स को तुम्हें करना पड़ेगा वन। एंटी नोड के लिए साइन क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो जब तुम्हें पूछा जाएगा कि पोजीशन ऑफ एंटी नोड, तो क्या करोगे, साइन के एक्स को करोगे वन, ऐसा लिखा y इक्वल टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड है। और एंटी नोड कहा जा रहा है, तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड लिखेंगे, क्या कहें, 2 साइन के एक्स को तुम करो वन, 2 साइन के एक्स को करो वन, ठीक है। 2 साइन के एक्स इक्वल टू साइन के एक्स इक्वल टू वन, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखना है, तो 2 साइन के एक्स यानी कि साइन के एक्स को करेंगे वन, मैक्सिमम इसको करेंगे, ठीक है। साइन के एक्स अगर वन है तो के एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अब तुम साइन का ग्राफ बना लो इधर में, साइन का अगर ग्राफ बनाओगे तो साइन का ग्राफ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। साइन का ग्राफ ऐसा दिख रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये पॉइंट होगा, फिर अगर हम लोग नोड की तरह बनाएंगे तो ऐसा, नोड एंटी नोड ऐसा, ये हो गया तुम्हारा नोड, नोड बीच में एंटी नोड, फिर यहाँ पे भी नोड, नोड बीच में एंटी नोड। तो ये जो पोजीशन है, अगर तुम साइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो पोजीशन है वो पाई बाई टू का है, ये जो पोजीशन है वो 3 पाई बाई टू का है, ये जो पोजीशन है एंगल के फॉर्म में वो 5 पाई बाई टू का है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, के एक्स को लिखना पड़ेगा 2n प्लस वन, एंगल को लिखना पड़ेगा 2n प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे तुम के का वैल्यू लिखोगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2n प्लस वन इंटू लैम्डा, और ये 2 और ये नीचे 2 बाई 4 हो गया, ठीक है। अब तुम खुद सोच के देखो, तुमने n का वैल्यू रख दिया जीरो, n का वैल्यू अगर जीरो रख दिया, तुम पहला नोट बनाओ, पहले वाली सिचुएशन में फंडामेंटल में एंटी नोट कहाँ पे बनता है, अगर ऐसे है स्ट्रिंग, बीच में किसी ने प्लग करके छोड़ा है, ऐसा बना है, ये है एंटी नोट का पोजिशन। अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे ये टोटल लैम्डा बाई टू था, आधा कितना था, लैम्डा बाई फोर। तो जब n का वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, लैम्डा बाई फोर। n का वैल्यू तुम क्या रखो, यहाँ पे वन रखो, तो क्या मिलेगा, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई थ्री, लैम्डा बाई फोर। दूसरा एंटी नोड का पोजीशन, यहाँ पे n का वैल्यू वन रखने पर कितना रहा है, टू प्लस वन, थ्री, थ्री लैम्डा बाई फोर। n का वैल्यू टू रखने पर फाइव लैम्डा, ये आएगा पोजीशन, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फाइव, लैम्डा बाई फोर। तो एंटी नोड का पोजीशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे, पोजीशन ऑफ एंटी नोड x इक्वल टू 2n प्लस वन लैम्डा बाई फोर। ये सारे वो पॉइंट्स है जहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव का इस दो वेव के सुपरपोजिशन का दो और इफेक्ट है, एक है इंटरफेरेंस और दूसरा है बीट्स।
तो इंटरफ्रेंस में भी, इंटरफ्रेंस कहते हैं जब दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव को सुपरपोज कराते हैं, ठीक है। तो उस केस में कहीं पे वो मैक्सिमम होगा, कहीं पे मिनिमम होगा। जहाँ पे मैक्सिमम होगा उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और जहाँ पे मिनिमम होगा उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये भी सुपरपोजिशन का दूसरा इफेक्ट है, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है, हैविंग फेज डिफरेंस फाई, हैविंग फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। तो इस केस में मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स है, इधर में एक सोर्स है, सोर्स 1, और दूसरा सोर्स यहाँ पे सोर्स 2, दो अलग अलग सोर्स है, ठीक है। दो अलग अलग सोर्स, इसने भी एक वेव प्रोड्यूस किया है जो यहाँ पे गया, और इसने भी एक वेव प्रोड्यूस किया है जो यहाँ पे जाकर के, दोनों वेव जाकर के सुपरपोज हुआ। अब सुपरपोजिशन करने के बाद, सुपरपोजिशन अगर इस पॉइंट पे हुआ है, तो इस पॉइंट पे अगर तुम यहाँ पे अपना कान रखो तो यह या तो तुम्हें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा या फिर कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, जबकि दो वेव जाकर के वहां पे मिल रहा है। तो दो वेव अगर जाकर के कंस्ट्रक्टिव वे में जाकर के मिलेंगे, तब जो सुपरपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम मिलने वाला है यहाँ पे। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव वे में होगा, अपोजिट फेज में होगा, तो उस केस में यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर दो वेव को हम ऐसे जोड़ रहे हैं, एक वेव है y1 ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा है तुम्हारा y2 इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ फेज डिफरेंस है यहाँ पे। अब इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन कर रहे हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ऐसा है। अब तुम खुद सोच के देखो, पहले वाले को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए साइन के एक्स, इसको तुम ओपन करो, पहले वाले को रहने दिया, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इधर वाले को तुमने ओपन कर दिया, ए साइन, इसको एक एंगल ले लिया ए और इसको बी, तो क्या लिखेंगे, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ऐसे लिखेंगे। अब साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी यहाँ भी है और इधर में भी है, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को तुम क्या करो, बाहर निकाल लो। बचा क्या इधर में, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को बाहर निकाल लिया, बचा क्या, कॉस फाइव। इधर में क्या बचा, या चलो इसको भी हम एम्पलीट्यूड को भी अलग अलग ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड को अलग अलग, A1 A2, ठीक है। यहाँ पे A1, इधर में A2 था, ये A2 था, ये A1 था। तो अब ए को कॉमन नहीं निकाल सकते, सिर्फ साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को निकाल सकते हैं। तो A1 प्लस A2 कॉस फाइव ऐसा बचा, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे A2 A2 हम्म, क्यों, क्या हुआ, दिख नहीं रहा है, कर दिया लो, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोगों ने क्या लिखा, A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरे वाले को लिखा A2 कॉस ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को हमने निकालिया कॉमन, A1 बचा यहाँ पे, और इधर में बचा A2 कॉस फाइव प्लस यहाँ पे क्या बचा, इधर में, इधर में क्या बचा, या अगर तुम इसको लंबा टर्म होना है, अगर सिंपल करना चाहते हो, तो एक्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के हम लोग सिर्फ साइन ओमेगा टी का टर्म लेकर के चल सकते हैं,
ऐसे अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। इस पूरे को एक एंगल अगर ले रहे हैं हम एक्स माइनस ओमेगा टी को, इस पूरे को एक एंगल ले लिया है, ठीक है। तो बचा क्या है हमारे पास, A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी, और उस साइड में क्या बचा इधर में, A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव प्लस A2 कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी। हम लोगों ने जो कॉमन निकाला था सिर्फ इस दो टर्म में निकाला था, इसलिए यहाँ पे हमें बंद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और प्लस बचा A2 साइन फाइव इंटू A2 साइन फाइव इंटू कॉस एक्स माइनस ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इधर में तुम्हारा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इस वाले पूरे टर्म को, इस वाले पूरे टर्म को, और इधर में ये एक पूरा टर्म, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए कॉस थीटा, और इसको ए साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं अपने मन से। अब कहोगे कि ए कैसे लिख दिया, तो ए को हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ए को क्या लिखा है, ए कॉस थीटा इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव। तुम कहोगे कि ए भी तो पता नहीं है हमें, निकालेंगे। और ए साइन थीटा को क्या लिखा, ए साइन फाइव, A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव किसको लिखा, ए साइन थीटा को। तुमने अपने मन से लिखा है ये। तो इन दोनों को तुम्हें निकालना पड़ेगा, किसको, ए को भी निकालना पड़ेगा और थीटा को भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब इसमें अगर तुम ए को निकालना चाहते हो तो दोनों तरफ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड होकर के 1 हो जाएगा, और ए का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ A1 A2 एंड फाइव के टर्म। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको मान लिया अपने इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2 अपने मन से, ठीक है। अपने मन से माना है, इसलिए इसको हम निकालेंगे भी, आइडेंटिफाई। तुम कहोगे कि ए क्या है सर, पूछोगे कि ए क्या है, मैं कहूँगा कि अभी कैलकुलेट करेंगे ए क्या। ए अगर निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में इसको स्क्वायर किया, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर किया, इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर किया, स्क्वायर करके जैसे ही ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर रहेगा और इस साइड में रहेगा समथिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे दोनों का स्क्वायर और फिर एडिशन। फिर उसके बाद कहोगे कि थीटा क्या है, थीटा भी तो हमने अपने मन से मान लिया है। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट। तो लेट मैंने लिखा है, इसलिए A1 और थीटा के, ए और थीटा क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए इसने कुछ लिखा है, हम्म, ठीक है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, स्क्वायर करो और ऐड करो। चेंज करने का जरूरत नहीं है, सिचुएशन सर को एक क्या, बार ये वाला दिखाइए पेज। A1 प्लस A2 कॉस फाइव, और इसको मैंने क्या लिखा है, A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव, ठीक है। अब इन दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। इधर में क्या आ गया, ये ए आ चुका है, और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब इसको और इसको एक साथ ऐड कर दो, तो जो ए का वैल्यू आया वो कुछ ऐसा है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ठीक है, प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। तो ए का जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा आया,
A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर जस्ट वेक्टर की तरह, कि दो वेक्टर है जिस जो A1 A2 है और दोनों के बीच का एंगल अगर फाई है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग ऐसे लिखते थे। ठीक है, उसके बाद अगर इन दोनों का मुझे एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्योंकि थीटा भी मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ए कट जाएगा, टेन थीटा आ गया यहाँ पे, और क्या बना इधर में, A2 साइन फाई बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये आया। ये भी तुम्हारा किसकी तरह है, वेक्टर की तरह ही है। चैट में किसी ने कुछ लिखा है सिचुएशन चेंज करने को, सिचुएशन चेंज करो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, क्या हुआ, सिचुएशन चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन अगर तुमने चेंज किया ना, तुम इसको कहोगे कि मैं इसको मुझे ए साइन थीटा लेना है, ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने इसको भी अगर ए साइन थीटा ले लिया, ठीक है, मैं इसको हटाऊँ साइड में डायग्राम को, अगर तुमने इसको, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि चेंज द सिचुएशन, सिचुएशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। A1 प्लस A2, मैं सिचुएशन चेंज करके लिख रहा हूँ, कोई एक ही लिखना है तुम्हें। इसको तुमने अगर ए साइन थीटा कह दिया, ठीक है, और इधर में A2 साइन फाई को तुमने ए कॉस थीटा कह दिया, अभी भी स्क्वायर करके अगर ऐड करोगे तुम दोनों इक्वेशन को, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। और इधर में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या फर्क पड़ा उससे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिचुएशन में, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, यहाँ से क्या आया, अब ये A2 साइन स्क्वायर फाई, A2 कॉस स्क्वायर फाई, A2 बन जाए, A2 का स्क्वायर बन जाएगा, और बीच में ये रहेगा A1 A2, सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिचुएशन चेंज कर देने से रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है ये, तुमको एक ही लिखोगे। उसने मुझे कहा कि सिचुएशन चेंज करने को कहो सर को, मैंने करके दिखा दिया है। सर इसमें से क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखना होगा लेकिन? तुम्हें रिजल्ट देखो, इसको मैं सिंपल बुक के अंदर जो दिया होता है कि वो के एक्स को ले लेते हैं, कि एक्स को जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं आता। ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को भी लेके चला तब भी ये क्या आया, अल्टीमेटली क्या आया तुम्हारा, अगर तुमने इसको ए कॉस थीटा लिखा, जैसा मैंने लिख दिया कि ए कॉस थीटा इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई को मैंने ले लिया, अब मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ ए कॉस थीटा को इस पूरे की जगह पे इंटू क्या आएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ए साइन थीटा इस A2 साइन फाई की जगह पे इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो आने वाला क्या है, जो मैंने रिप्लेस किया था मैंने बस वो वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब रिप्लेसमेंट के बाद का जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आएगा, क्या है, क्या था, ए कॉस थीटा इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए कॉस थीटा इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा क्या आया, ए साइन थीटा इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये पूरा एक फॉर्मूला बना हुआ है, ये सुपरपोजिशन के बाद का है। ए क्या लिखेंगे बताओ, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा बन गया। ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब कहना बस इतना था कि दो वेव का अगर तुम सुपरपोजिशन करोगे तो एक तीसरा वेव मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड बदल चुका होगा, साथ में एक फेज डिफरेंस आ चुका होगा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि वो, सर हाँ बोलो, एक बार इससे जस्ट पहले वाला स्लाइड दिखाइए। दिखा रहा हूँ।
अगर तुमसे पूछा जाए कि दो वेव को तुमने सुपरपोज किया, उसका नया एम्पलीट्यूड क्या है, क्या एम्पलीट्यूड वही है, तुम कहो कि नहीं, एम्पलीट्यूड क्या है, वेयर ए इज क्या है, अंडर रूट A1 स्क्वायर, पहले वाले का एम्पलीट्यूड, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 A1 A2 cos फाइव। ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि ये थीटा क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू A2 sin फाइव डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। ये सब तो तुम्हें गिवन था ना, ये सब तो गिवन था ना, दो वेव का इक्वेशन तो गिवन रहा होगा, यानी कि तुम्हें गिवन था ये चीज। एक वेव दिया हुआ था y1, जिसको लिखा था तुम्हें A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा वेव था जिसका फर्स्ट वेव के साथ एक फेज डिफरेंस था, A2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। और इन्हीं दोनों का सुपरपोजिशन किसी जगह पे हुआ है, तो सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव आया, उस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन भी ऐसा ही आया, प्रोग्रेसिव की तरह ही आया, लेकिन क्या आया कि एम्पलीट्यूड उसका बदल गया। पहले A1 था एक का, दूसरे का A2 था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आया। ठीक है। और दोनों के बीच का एक फेज डिफरेंस भी आया, वो फेज डिफरेंस थीटा है। यहाँ पे पहले पाई था, अभी वो थीटा बन चुका है। तो थीटा tan थीटा क्या है, वो थीटा निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एम्पलीट्यूड नया चेंज होकर के आया है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। अब यहीं से दो केस बनेगा, फिर कंस्ट्रक्टिव और ये वाला डिस्ट्रक्टिव का। फिर इस रिजल्ट को फिर मतलब हाँ, याद ये करना रिजल्ट होगा। को याद रखना पड़ेगा कि दो वेव को अगर हम सुपरपोज करते हैं, एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड A1 है और कॉस के ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, मतलब फेज एंगल इसका के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरे का के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है, यानी फेज डिफरेंस दोनों वेव में फाई का है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, मतलब बिल्कुल वेक्टर की तरह जो रिजल्ट है वही है। और ये आगे चल के तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में भी काम में आएगा। वेव ऑप्टिक्स में यही पार्ट, इंटरफेरेंस वाला पार्ट ही पढ़ना है, मतलब जब तुम क्लास 12th में जाओगे तब। ठीक है। तो दो वेव का अगर सुपरपोजिशन किया, दो वेव अलग अलग, जिसका इक्वेशन मैंने साइड में लिख दिया है, A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, दूसरा A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाइए। इससे पीछे वाला भी क्या? नहीं सर यही। अब इसमें हम लोग आएंगे कि एम्पलीट्यूड में एक टर्म आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में एक टर्म आया है फाई का। ठीक है। उस फाई के ऊपर ही ये कंडीशन डिपेंड करेगा कि कब मैक्सिमम हो रहा है, कब मिनिमम हो रहा है। ठीक है। तो ये सिचुएशन हम लोग देखेंगे अभी। आरिस को बाहर कर दूंगा, ये कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो, नहीं तो लास्ट बार कह रहा हूँ, अब इसके बाद नहीं बोलूंगा। ठीक है। एक बार बोल दिया कि क्लास में कैमरा ऑन रखना है, कैमरा ऑफ रखो बाहर कर दूंगा। सर 1 मिनट में ऑन कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग की हरकत से दिक्कत है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग केसेस में। केस क्या है, केस क्या बनने वाला है यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड, केस वन एम्पलीट्यूड तो ऐसा लिखा तुमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कहो कि A1 का स्क्वायर, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, A2 का भी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, cos फाई ये बदलने वाला चीज है। तो cos फाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एम्पलीट्यूड ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो केस वन लेते हैं, व्हेन cos फाई इज इक्वल टू 1, cos फाई का वैल्यू जब 1 है, उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, cos फाई 1 होने का मतलब क्या हुआ, फाई का वैल्यू फाई इक्वल टू 2n पाई। कहोगे 2n पाई क्यों लिखा, n का वैल्यू तुम जीरो रखोगे तो फाई का वैल्यू जीरो,
एन का वैल्यू तुमने 1 रखा, पाई का वैल्यू 2 पाई, मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। इफ फाई इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर ये 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, उस केस में cos फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। cos फाई का वैल्यू 1 अगर हो गया तो एम्पलीट्यूड निकाल कर देखो क्या आने वाला है। एम्पलीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। cos फाई तो 1 है। अब ये हो चुका है रूट अंडर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ए। तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर से रूट हट गया, a1 प्लस a2, एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में सीधा एडिशन हो गया। ठीक है, तो दो वेव अगर सेम फेज में मिलते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। एम्पलीट्यूड ऐड होने का मतलब है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, मतलब इंटेंसिटी बढ़ने वाला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ऐसे सुपरपोजिशन को नाम दिया गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको कहा गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी में भी आएंगे, लेकिन अभी हम लोग हैं कि केस 2 चलते हैं। अभी सिर्फ एम्पलीट्यूड का कंडीशन देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कंस्ट्रक्टिव के केस में, डिस्ट्रक्टिव के केस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहेंगे, जब एम्पलीट्यूड इसका घटने वाला होगा, यानी कि cos फाई अपना मिनिमम वैल्यू जब लेगा तो -1 लेगा मिनिमम वैल्यू। तो व्हेन cos फाई इज इक्वल टू मिनिमम यानी कि -1, तब के लिए कंडीशन, और cos फाई जब मैक्सिमम है तब के लिए। इसलिए कहते हैं कि ये मैक्सिमम मिला, इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, क्वेश्चन में जब कहते हैं कि मैक्सिमा, ये मैक्सिमम का कंडीशन अगर कहा जाएगा तो हम केस 1 लिखेंगे। ठीक है, केस 2, केस 2, केस 2 लिखेंगे हम लोग मिनिमा के लिए, जब cos फाई का वैल्यू कितना है, cos फाई का वैल्यू है -1, व्हेन cos फाई इज इक्वल टू -1। व्हेन cos फाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, केस 2, व्हेन cos फाई इज इक्वल टू -1, मिनिमा का कंडीशन, मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। cos फाई इक्वल टू क्या लिखा, cos फाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो cos फाई अगर -1 है तो फाई का वैल्यू क्या है, n पाई। यहाँ पे n क्या होगा, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ फाई का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि n के अंदर तो ऑड इवन दोनों आ जाएगा। 2n प्लस 1 पाई। अब कोई कहेगा कि इसको 2n-1 क्यों नहीं लिखा, ऑड नंबर को तुम 2n-1 भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख सकते हो। लेकिन जब तुम 2n-1 लिखोगे तो n का काउंटिंग 1 से करना, और जब 2n+1 लिखोगे तो n का काउंटिंग 0 से करोगे। ठीक है, पहला मेंबर वही आएगा। ठीक है, जब n का काउंटिंग, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर n इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, जो लोग 2n-1 लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई, लोग जो लोग लिखते हैं 2n-1 से दिखाते हैं वर्ड को, वो n का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट, वो 0 नहीं लिखते। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो 2n+1 पाई और 2n-1 पाई,
2n प्लस वन और 2n माइनस वन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ही है। ऑड को लिखने का दो तरीका है, किसी बुक में 2n माइनस वन लिखते हैं, फिर किसी में 2n प्लस वन लिखते हैं। तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने बता दिया, जो लोग 2n प्लस वन लिखते हैं वो n का काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, और जो 2n माइनस वन लिखते हैं वो n का काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तुम जब n 0 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। n का वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तब ये भी पाई मिलेगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर। अब जब पाई का वैल्यू 2n प्लस वन पाई या 2n माइनस वन पाई हुआ तो कॉस पाई मिनिमम हो गया -1। ठीक है, अब वापस से फॉर्मूला में चलते हैं। a इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। अब कॉस फाइव की वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि कॉस फाइव की वैल्यू तो -1 लिखा है। अब इस केस में ये क्या बन चुका है बताओ, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब a1 बड़ा है या a2 बड़ा है अभी हमें नहीं पता, इसलिए हम मॉड में डाल देंगे, मॉड a1 माइनस a2। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 माइनस a2, यानी कि एम्पलीट्यूड घटा है तो इसको हम कहते हैं मिनिमम या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मिनिमम या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब है रिलेशन बिटवीन phase difference and path difference। phase difference and path difference। क्या है इसका मतलब, डेल फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू टाइम डिफरेंस डेल टी बाई टी। अब ये सब आपस में रिलेटेड है। फेज डिफरेंस अगर कहीं पे मालूम है तो तुम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई बाई 2 पाई इंटू लैम्डा। पाथ डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। अगर पाथ डिफरेंस मालूम है तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। अब कहो कि पाथ डिफरेंस ये नया टर्म कहाँ से आ गया, समझाता हूँ क्या है, क्योंकि 80 में क्वेश्चन है पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के ऊपर, वहां पे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। अब ध्यान से समझना फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को। ठीक है, कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है क्या। तो मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स है जिसने साउंड प्रोड्यूस किया है, या वेव, कोई वेव प्रोड्यूस किया है, साउंड छोड़ो, साउंड लाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये कोई स्क्रीन है जहाँ पे ये डिटेक्टर इधर में है कहीं पे। ठीक है, सपोज दैट ये सुपरपोज करते हुए ये पहुंचा S1 से, जो सोर्स वेव निकला है वो P पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है, और इसने यहाँ से चलते हुए 7 लैम्डा यूज किया है मान लेते हैं, और S2 ने कितना लैम्डा यूज किया है, 9 लैम्डा यूज किया है, क्योंकि ये नीचे में था, नीचे से ऊपर जाते हुए इसने 9 लैम्डा यूज किया है। तो दोनों के पाथ में डिफरेंस है, एक कम चला है एक ज्यादा चला है। तो पाथ डिफरेंस जब पूछा जाता है तो हम सीधा लिखते हैं कि ये कितना लेंथ ट्रेवल किया और ये कितना ट्रेवल किया। तो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, कितने का है, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस। तुमसे पूछा जाएगा कि फेज डिफरेंस कितना है दोनों वेव में। ठीक है, फाई की जगह पे तुम क्या लिखोगे, तो ऐसे लिखते हैं, फेज डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम डेल फाई कैलकुलेट करते हैं। डेल फाई का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स।
तो 2 पाई डेल एक्स की जगह पे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का है, डिवाइडेड बाई लैम्डा, कट गया 4 पाई। फेज डिफरेंस कितने का आया 4 पाई का। तो अगर एक को तुमने ऐसे लिखा, एक वेव को तुमने क्या लिखा कि y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स, साइन या कॉस जो तुम्हें लिखना है लिख लो, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरे को तुमने लिखा क्या ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 4 पाई। क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग चीजें? अगर तुम 2 पाई मतलब 2 चक्कर लगा कर आओगे, एक चक्कर हुआ 2 पाई हुआ, फिर एक और चक्कर हुआ, अगर तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था सपोज डेट, एक चक्कर लगा के आया यहाँ तक, फिर एक और चक्कर लगाया, 2 पाई लगाने के बाद फिर तो वहीं पहुंच गए, 2 चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुंच गए, वहीं पे पहुंच गए। तो जब 2 पाई का मल्टीपल फेज डिफरेंस हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस से हमें जो पहले सिचुएशन था वही सिचुएशन बाद में मिलेगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो y2 को क्या लिखेंगे ए साइन के एक्स प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 4 ओमेगा, वापस से के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी कि दोनों को जब तुम ऐड करोगे y1 प्लस y2 करोगे तो एम्पलीट्यूड सीधा ऐड हो गया। क्या हुआ ए और ए 2a हो गया। मैंने सिंपल सा एग्जांपल किया 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ये तुमने सीधा सीधा देखा कि दो वेव का सुपरपोजिशन का मतलब होता है दोनों को ऐड करना y1 प्लस y2। तो अगर ऐसा हम लेते हैं वेव तो जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है 4 पाई का, तो उस केस में एम्पलीट्यूड सीधा ऐड होकर के 2a, दोनों को ऐड किया, दोनों एक ही फंक्शन बन गया, एक ही फंक्शन बन गया, जैसे ही ऐड किया तो 2a हो चुका है इसका एम्पलीट्यूड। अब इसी को तुम फॉर्मूला से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। फॉर्मूला ये कहता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ए आर लिख दिया मैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब मान लो कि ए वन को मैंने ए लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने ए लिख दिया, दूसरे वाले को भी मैंने ए लिखा है, इसको भी ए लिख दिया, प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है 4 पाई, फेज डिफरेंस इज 4 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई, कॉस 4 पाई का वैल्यू हो गया 1। तो ये आ चुका है क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, क्या आ गया, और ये स्क्वायर था यहाँ पे ए आर का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। तो दिस वन इज 4a स्क्वायर अंडर रूट, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2 इंटू ए। तो इतना ना करके तुम्हें सीधा यहाँ से निकल गया। तो बेसिक फंडामेंटल चीज अगर पता है तो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फेज का मतलब मैंने समझाया कि एक वेव यहाँ से चला, एक वेव यहाँ से चला, तो फेज का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस अगर हम देखें कि 2 लैम्डा का है, ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका कितना हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2a। तो जस्ट यहाँ पे एडिशन यहाँ पे दिख रहा है कि जो अगर हम बाई फार्मूला जाएंगे कि दोनों के पाथ में फेज में कितने का डिफरेंस था 4 पाई का, यहाँ से दिख भी रहा था। ठीक है, कि फेज डिफरेंस 4 पाई का है, पाथ डिफरेंस यहाँ पे 2 लैम्डा का है। 2 लैम्डा का मतलब समझो ऐसे, 1 लैम्डा का मतलब होता है फेज डिफरेंस कितने एंगल्स कितने से चेंज हो गया 2 पाई से। 2 लैम्डा का कहीं पे पाथ का डिफरेंस आएगा तो ये 2 पाई और ये 2 पाई, 4 पाई का डिफरेंस आएगा, ये बताता है फेज डिफरेंस। ठीक है, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है। टाइम डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तभी निकाला जा सकता है इधर से। ठीक है,
ठीक है यहाँ तक? तो एक चीज क्लियर हुआ यहाँ से कि जैसे कंडीशन था वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मैं टोटल कंडीशन लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जहां पे मैक्सिमम मिलने वाला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या है कंडीशन? कंडीशन ये आया कि डेल फाई क्या होना चाहिए था? 2n पाई। डेल फाई फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए तो डेल एक्स क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो ऐसे लिखेंगे, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे? डेल एक्स इक्वल टू 2 पाई डेल फाई बाई 2 पाई इंटू लैम्डा, ये लिखेंगे ना? क्या क्या लिखा गया था? डेल फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल एक्स बाई लैम्डा लिखा गया था। तो डेल एक्स अगर तुम्हें चाहिए तो निकालो यहाँ से, डेल फाई बाई 2 पाई इंटू लैम्डा, ऐसा लिखना है। डेल फाई की वैल्यू कितनी है? 2n पाई, तो डेल फाई की जगह पे 2n पाई बाई 2 पाई इंटू लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बच गया n और लैम्डा। तो डेल एक्स का वैल्यू क्या आया? n लैम्डा, यानी कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा का मल्टीपल होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा का मल्टीपल होगा। जैसे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ऐसे लिखेंगे। और अगेन डेल एक्स का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पाई इंटू लैम्डा। तो क्या आ रहा है ये? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, इसी को हम n प्लस हाफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो डेल एक्स n और आधा लैम्डा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा डेल एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, n प्लस हाफ लैम्डा। तुमसे पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, तो बताना कि फेज डिफरेंस तो उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ठीक है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई कहोगे। ठीक है? उसके बाद जब तुमसे पूछा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो कहोगे कि लैम्डा का मल्टीपल होता है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा होगा। ठीक है? आर्यन कहाँ गया? आर्यन क्या लगा के रखा है? क्लास में आएगा तो कूटा जाएगा कल। चलो, डेल एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है? ठीक है यहाँ तक? डेल एक्स इक्वल टू n लैम्डा और यहाँ पे डेल एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, n और आधा लैम्डा, ऐसे। ठीक है? अब आते हैं कि इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है? तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सर इंटरफेरेंस को वो कॉपी टर्म्स ऑफ कर रही इंटेंसिटी थी। देखें। हाँ, थोड़ा सा प्रीवियस पेज में जा सकता है। अच्छा। इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंटेंसिटी से हम कैसे, इंटेंसिटी अगर का डिस्कशन होगा क्वेश्चन में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ कंस्ट्रक्टिव सर होगा। इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? ठीक है? तो इंटेंसिटी के लिए कंडीशन होता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है? इंटेंसिटी में आ गए हम लोग। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है? मान लो कि दो वेव आया है, एक वेव का इंटेंसिटी I1 है जिसका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने लिखा था A1। दो वेव हमने क्या लिखा था? y इक्वल टू y1 इक्वल टू A1 साइन kx
माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिखा था। और दूसरा लिखा था हमने A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लिखा था। ठीक है, तो A1 और A2 इंटेंसिटी, पहला वाला I1, I1 प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर एंड I2 प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, I इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, के इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, अब याद करो तुम्हारे पास जो रिलेशन था वो ये था, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ऐसा लिखा था ना। अब यहाँ से अगर तुम एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हो, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा कहेगा कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई है, तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू रूट आई भी होगा। तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू के इंटू रूट आई, बिल्कुल सही, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों तरफ से अगर मैंने इंटेंसिटी के टर्म में लिखा, या फिर तुम अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहते हो तो दोनों तरफ के को मल्टीप्लाई करो, कैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तुम एम्पलीट्यूड को चेंज करो या फिर इंटेंसिटी के टर्म में लिखो, या फिर दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई करके इसको इंटेंसिटी का टर्म बनाओ, एक ही बात। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, के इंटू, तो रूट के इंटू A1 इंटू रूट के इंटू A2, ऐसे लिखा। समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एक ही के हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे मुझे इस एक A1 के साथ भी लिखना था, A2 के साथ भी लिखना था, इसलिए रूट के लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इस पूरे को तुम लिखोगे आई का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर नहीं सॉरी, ये क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट एम्पलीट्यूड आई, आई लिखा था ना यहाँ पे, तो इसको आई लिख दिया, इसको लिखेंगे हम I1। ठीक है, I1 को क्या लिखा था हमने, I1 इक्वल टू था के इंटू A1 का स्क्वायर। उसी तरह से I2 सेकेंड वाले का क्या था, के इंटू A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो के वन का स्क्वायर को अगर तुमने I1 लिखा, के टू स्क्वायर को तुमने I2 लिखा, इसको रूट अंडर टू इंटू रूट I1 लिखा, इंटू रूट I2 लिखा, इंटू कॉस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। तो I जो होगा वो क्या आ चुका है, इसको लिखा जा सकता है रूट I1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर प्लस टू रूट अंडर I2 कॉस फाइव, ऐसे आया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे लिखोगे अगर तुम कंडीशन, इफ cos फाइव इक्वल टू वन, तो तुम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख रहे हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख रहे हैं, cos फाइव इक्वल टू वन, तो फाइव का वैल्यू क्या हो गया, 2n पाई, ऐसा लिखूंगा मैं, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाइव का वैल्यू जब वन रखेंगे तो आई हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि तुमने यहाँ पे cos फाइव का वैल्यू मैक्सिमम रख दिया, तो मैक्सिमम आई मैक्स कितना होगा, तो I1 रूट I1 का स्क्वायर इज I1, रूट I2 का स्क्वायर इज I2 प्लस टू इंटू रूट अंडर I2 इंटू कॉस फाइव का वैल्यू वन। अब ये पूरा चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट I2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम रूट I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर तुम्हें इंडिविजुअल इंटेंसिटी दे रखा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू रूट I1 प्लस रूट अंडर I2 होगा। ठीक है, उसी तरह से जब मिनिमा लिखेंगे कॉस फाइव का वैल्यू -1 लिखेंगे, ठीक है, तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ कॉस फाइव की जगह पे -1 होगा। -1 आने से यहाँ पे माइनस रूट अंडर टू I1 I2 आ चुका होगा, तो आई मिनिमम सिमिलरली, चलो लिख देता हूँ, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, cos फाइव इक्वल टू -1,
पाई इक्वल टू 2n+1 पाई, यानी कि वैल्यू मालूम है 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और आई हो जाएगा आई मिनिमम कितना, तो √i1 का स्क्वायर प्लस √i2 का स्क्वायर, और cos फाई का वैल्यू -1 होने की वजह से -2 √i1 और ये बन चुका है क्या, आई मिनिमम इज √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ही लिखा है, तो माइनस ही है, तुम्हें क्या दिख रहा है, हाँ चमक रहा है आपको वहां से, माइनस से लिखा है ना, माइनस से लिखा है ना। ऊपर में होगा, ले आओ। अब तो दिख रहा है लेकिन आगे। हम्म हम्म, awesome। ठीक है, यहाँ तक। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी और उधर है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो दो वेव का सुपरपोजिशन किया गया, दो अलग अलग वेव था, एक का एम्पलीट्यूड अलग था लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था। यहाँ पे हमने दो ऐसे वेव का सुपरपोजिशन किया था, दो ऐसे वेव का जिनका दोनों में ओमेगा ओमेगा था, अंदर में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ ये फेज डिफरेंस था एक पाई का, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग लिया था। दोनों वेव को अगर सुपरपोज करोगे तो ये कहना चाह रहे हैं, अब इसको सिंपल वे में हम समझते हैं, ये बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कि दो वेव का तुमने सुपरपोजिशन किया, एक वेव ऐसे चला रहा था, ठीक है, एक वेव ऐसे चला रहा था, दूसरा वाला वेव भी ऐसे ही चला रहा था, सेम फेज उसको कहेंगे कि जब ये मैक्सिमम हो रहा है ये भी मैक्सिमम हो रहा है, जब ये जीरो हो रहा है ये भी जीरो हो रहा है, ऐसे। ठीक है, तो जब दो वेव को तुमने ऐड किया तो इसका सुपरपोजिशन होने के बाद ये सिंपल क्या हो गया, डबल एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अभी तुमने देखा ना कि एक एक्सप्रेशन क्या कैसा आया था, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा लिखा था तुमने ऐसे, दूसरा लिखा था तुमने ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 4 पाई। क्या फर्क पड़ा इससे, वापस से ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ही हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर सॉल्व करेंगे तब। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड 2a हो चुका है, यानी कि दो वेव जब सेम फेज में मिलते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। एम्पलीट्यूड डबल हो गया, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, इंटेंसिटी कहोगे 4 टाइम्स होगा। अगर एम्पलीट्यूड इसका डबल हुआ है तो इंटेंसिटी क्या होगा, स्क्वायर टाइम्स, यानी 4 टाइम्स। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इसका 4 टाइम्स हो चुका है, इंटेंसिटी इसका 4 टाइम्स हो चुका है, एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, वहीं पे दो वेव अगर ऐसे मिला, दो वेव ऐसे मिला, एक वेव ऐसे, दूसरा वेव उसी टाइम पे उल्टा अपोजिट फेज में, ये प्लस है तो ये माइनस है, दोनों को जब ऐड करोगे तो जीरो खत्म। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो इसका एम्पलीट्यूड जो जो भी था इसको कैंसिल कर दिया। अगर तुम कहो कि ये A1 A2 था, A1 और A2, तो मैं कहूंगा कि A1 माइनस, अब एम्पलीट्यूड ऐसा हो गया है, छोटा हो गया है, अब एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, A1 - A2, ऐसा ऐसा हो गया। ये जो एम्पलीट्यूड है वो A1 - A2 ऐसे लिखा था ना मॉड के अंदर, एम्पलीट्यूड घट गया। और तुम कहो कि दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड का था तो मैं कहूंगा जीरो हो गया है। इक्वल एम्पलीट्यूड होने से क्या होगा, जीरो। और अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड का है तो मिनिमा, इसलिए कहते हैं कि घटा है, इसलिए कहते हैं मिनिमम। दो अपोजिट फेज में वेव जब मिलेंगे तो वो मिनिमम हो जाएगा। देखते हैं उधर में कुछ है कि नहीं।
दोनों एक जैसा वेव दिया गया है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर सुपरपोज कराएंगे, थोड़ा छोटा करना था, कहाँ चला गया इसका? प्ले बटन ही क्या हो गया? उसका दिखा, मतलब डिफरेंट वेव अगर आ रहा है, एक ही स्ट्रिंग के अगर अंदर आएगा तब क्या कैसा होगा, ठीक है। चलो पहले इसको देख लो, एक ही वेव एक ही स्ट्रिंग के अंदर अगर सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है, एक वेव उधर से चला है, एक वेव इधर से चला है, ये दोनों जब किसी न किसी जगह पे तो जा करके सुपरपोज करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। समझ में आया? क्या लग रहा है कि रिटर्न हो गया? रिटर्न नहीं हुआ, वो आगे चला गया, वो पीछे चला गया, वो अपने अपने पाथ को चला गया, कोई रिटर्न नहीं हुआ। ये कैसे चल रहा था? ये कैसे चल रहा था? ये चल रहा था इस साइड से और वो आ रहा था उस साइड से। जब कहीं पे सुपरपोजिशन हुआ, ठीक है, सुपरपोजिशन कहीं पे हुआ, ठीक है, ये दोनों वेव मिल रहे हैं अभी, ठीक है, सुपरपोजिशन हो रहे हैं, उस इंस्टेंट का है, ठीक है। ठीक है ये दोनों वेव का सुपरपोजिशन होने के बाद का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब कुछ फेज में मिला होगा, वो दिखा रखा है कि ऐसे एक्चुअल में ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, दोनों का सुपरपोजिशन होने के बाद ये रिजल्टेंट वेव, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव आया, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, दो वेव का मिलना और उसके बाद एम्पलीट्यूड का बढ़ जाना, ये क्या बताता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। वहीं पर कहीं पे ये डिस्ट्रक्टिव भी हुआ होगा, देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव हुआ और उसके बाद दोनों अपने अपने पाथ को चला गया, ये तुम्हें दिख रहा हो कि बैक हो जा रहा है, बैक नहीं हो रहा है, ये इधर आ रहा है और वो उधर जा रहा है, सुपरपोजिशन कहीं पे हुआ, लेकिन उसके बाद बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो सीधे ही निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पल्स वन पल्स टू का हाइट कम ज्यादा करना है, हाँ चलो दोनों का ये सेम रखते हैं, एम्पलीट्यूड सेम रखते हैं, पल्स टू का हाइट 3 है ना। वही अगर अपोजिट फेज में आता, एक ऊपर से आ रहा था एक नीचे से आ रहा होता, तो उस केस में क्या होगा? कहीं पे 0 एम ये भी देता, अपोजिट फेज में अगर आता, जैसे ये तो दोनों सेम फेज में आ रहा है ना, वो भी ऊपर से आ रहा है, ये भी ऊपर से जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा था दूसरा नीचे से जा रहा होता, तो बीच में एकदम स्ट्रेट हो जाता। ऐसा कर सकते हैं क्या? चेंज कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ। क्या पल्स वाले में? ये ये माइनस में, हाँ ठीक है। अब देखो, एक ये दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट फेज में, ठीक है, अपोजिट फेज में जाएगा तो कहीं ना कहीं पे, अब चूंकि मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखा है, इसलिए कहीं 0 भी बनना चाहिए, देखते हैं।
बहुत फास्ट हो रहा है इसलिए पता नहीं चला। बीच में जो स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है दैट इज वहां पे वो तुरंत चेंज हो जा रहा है वहां पे स्ट्रेट लाइन आने के बाद। ठीक है, तो एक जगह ऐसा है जहाँ पे ये अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद सुपरपोजिशन होने के बाद वो फिर जब एक इंस्टेंट होगा जहाँ पे दोनों अपोजिट फेज मिला होगा, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, आगे बढ़े। सर हम्म, सर क्लास कितने बजे तक है? क्या हुआ? क्लास कितने बजे तक है? हाँ, तुमने बताया था मुझे तुम्हारा। ठीक है, तुम कितने बजे तुम्हें जाना है? तुम सर 4:30 तक अगर मैनेज कर सको तो 4:30 तक। तो मैं सर क्वेश्चन 4:44 हो रहा है सर। अच्छा, तो 15 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद छोड़ दूंगा। ठीक है, 5 बजे तक रुकते हैं। हाँ, हाँ, 5 बजे तक और ओके सर। ठीक है। चलो, कुछ और दिखाने वाला था लेकिन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम है। ठीक है, तो अगर अपोजिट फेज में अगर वेव जाकर के मिल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं। देखो, जेई में क्वेश्चन पूछा गया, जेई में वेव के पैटर्न पे पूछा गया, ये सब जो तुम्हें दिख रहा है ना, क्योंकि वो लोग माइन्यूटली फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप का दिख रहा था अभी, कि ऐसे वेव अगर सुपरपोज करेंगे तो किस टाइप का, किसी इंस्टेंट पे पूछ देंगे तुमसे। और ये आ सकता है, ये नीट में भी आ सकता है। ठीक है, जी, एडवांस में तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। लेकिन ये ऐसा है कि वो नीट में पूछा जा सकता है, फंडामेंटल चीज़ है। देखें क्या ये इमेजिन कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो डिफरेंट वेव दिख रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म में है, दूसरा ये कहेंगे किसी इंस्टेंट पे मिल रहा है दोनों, तो कुछ इसका फॉर्म होगा, कुछ इसका फॉर्म होगा। ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा सुपरपोजिशन के बाद। ठीक है, देखते हैं। ऑलरेडी ये पूछ चुके हैं, ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, जेई में। ठीक है, ठीक है, सब वेव है। सब बड़ा बड़ा है। अच्छा, इसको मैं मैन्युअली मूव करा रहा हूँ। तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ठीक से नहीं बनाया एनिमेशन। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, चलो इसे पहले से दिखाता हूँ। ठीक है, ये अच्छा नहीं बनाया है। ठीक है, रिजेक्टेड। पहला वाला चैप्टर है ये। उस हम लोगों ने किया था शिवर नाम का।
सुपरपोजिशन यहाँ पे 51 पेज नंबर 51। कौन सा पेज चल रहा है ये? साउंड वेव से पहले सुपरपोजिशन वाला। सब दिख रहा है ना? डिफरेंट वेव का सुपरपोजिशन दिखाया गया है। यहाँ पे भी दो वेव का सुपरपोजिशन। नोड एंटी नोड का पोजीशन निकालना बता चुका हूँ। दो वेव दिख रहा है, एक वेव ऐसा था, एक वेव ऐसा था सुपरपोजिशन के बाद का। तो ये पूछ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब पूछ देंगे तुम लोग से। दो वेव, एक वेव ऐसा जा रहा है, एक वेव ऐसा जा रहा है, किसी इंस्टेंट पे सुपरपोज करेंगे, सुपरपोजिशन के बाद का इसका शेप बनाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसका शेप ड्रॉ कर लो। हाँ क्या? अच्छा ठीक। बहुत बड़ा मैंने नहीं किया था, ये आ ही जा रहा है बहुत बड़ा पहली बार में खुलने के बाद, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो सुपरपोजिशन वाले, ठीक है। एक दो सर ये बार कौन सा बुक है? ऑलरेडी। ये डीएसए पांडे। अच्छा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स वेव्स एक ही पोर्शन में है? हाँ हाँ सो थर्मोडायनेमिक्स वेव्स ऑप्टिक एक ही में है? हाँ, ये पूरा थर्ड वॉल्यूम है, मतलब तीसरा वॉल्यूम है ये क्लास 11 का, ठीक है। और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिया है इन्होंने, ये दो चैप्टर को ढंग से लिखा है, ठीक है। इनका शुरू में ही चैप्टर डिवाइडेड है उसी तरह से। वेव मोशन पहले स्टार्ट किया उन्होंने, ट्रेवलिंग वेव और ये सब चीज बताया है, ठीक है। साइन वेव ये सब बताया है। उसके बाद सुपरपोजिशन वाला पूरा सेक्शन ही उन्होंने अलग कर दिया। सुपरपोजिशन का जो जो इफेक्ट होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ड्यू टू कोरेंट सोर्स इंटरफेरेंस स्टैंडिंग वेव, ये सब हम लोग का हो चुका है। नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ये सब पूरा हो चुका है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ें। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है कंस्ट्रक्टिव होने पर मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव होने पर मिनिमा, ठीक है। इन शॉर्ट एक बार में हम लिखेंगे पूरा कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए। क्या क्या? कंस्ट्रक्टिव के लिए टोटल कंडीशन लिख रहा हूँ, पहले अलग अलग करके पढ़ाया। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए पहला फेज डिफरेंस 2n पाई, ये सब याद रखना है, ये फाइनल। दूसरा डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा का मल्टीपल, पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल, फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आई मैक्सिमम होगा, आई मैक्स का वैल्यू कितना होने वाला है, रूट अंडर प्लस रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, आई मैक्स ये होगा, ठीक है। ये सब कंस्ट्रक्टिव के केस में होने वाला है। डिस्ट्रक्टिव के केस में अच्छा एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्पलीट्यूड ए भी मैक्सिमम होगा और दैट इज द सम ऑफ दोनों एम्पलीट्यूड का सम होगा ये, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव के केस में होने वाला है, मतलब मैथमेटिकल जो या न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और एक जनरल केस भी है, जनरल केस जहाँ से ये निकाला गया स्पेशल केस डिस्ट्रक्टिव के लिए।
डेल फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है पहला। दूसरा डेल एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। तीसरा आई मिनिमम, मिनिमम मिलने वाला है I1 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड जो होगा वो घटेगा, ए भी मिनिमम होने वाला है क्या, A1 माइनस A2, मॉड ले लो इसका, ठीक है। तो मैथमेटिक्स उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अंदर ये सब ही इन्वॉल्व होने वाला है। जनरल केस क्या है, नोट पॉइंट पे लिख दो, जनरल केस एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के लिए, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 इंटू कॉस फाई, जनरल फार्मूला लिखा मैंने, ठीक है जनरल फार्मूला। और ये स्पेशल कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, वो कंडीशन जो ऊपर में लिखा है उसको यूज करने के बाद, फाई में इसको यूज करने के बाद, फाई में इसको यूज करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे हम लोग। एक और टॉपिक है बीट्स, बीट्स, ठीक है। अब इस बार हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डिफरेंट लेना है। जैसे y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, या के एक्स माइनस ओमेगा टी ले, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा जो होना चाहिए, ये ओमेगा 1 है तो दूसरा वाला ए साइन ओमेगा 2 इंटू टी होना चाहिए। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कभी एम्पलीट्यूड को डिफरेंट किया लेकिन ओमेगा को सेम रखा था, अभी हमने ओमेगा को ही डिफरेंट कर दिया। बीट तभी सुनाई देगा जब दो ऐसे वेव सुपरपोज करे जिनका फ्रीक्वेंसी अलग, नोट पॉइंट पे लिख लेना है। बीट तभी तुम्हें सुनाई देगा व्हेन टू वेव सुपरपोज विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तभी तुम्हें बीट सुनाई देगा, ठीक है। बीट सुनना अगर हो तो घर में फोन, दो फोन यूज करना, और एक ऑनलाइन टोन जनरेटर आता है, ऑनलाइन टोन जनरेटर, ठीक है। दो फोन होना चाहिए, तुम्हें बीट सुनाई देगा। करके दिखाऊं, ऑनलाइन टोन जनरेटर, ठीक है। दो फोन लेना, उसमें पहले 440 हर्ट्ज तुम्हें दिखा रहा होगा, ठीक है। जब ओपन करोगे तब इस फ्रीक्वेंसी को तुम आगे पीछे चेंज कर सकते हो। तो दो फोन लेना, एक में 440 रखना, दूसरे में रखना 444। मतलब फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो फोन होगा, हाँ 440, एक ही फोन है ना, दूसरा एक और कोई निकालो, निकालो निकालो, फोन फोन गया खराब है, गया खराब है, कोई एक और फोन निकालो। हाँ ऑनलाइन टोन जनरेटर निकालना है, ऑनलाइन टोन जनरेटर। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो ऑन कर देना, ठीक है। एक ही, दो, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है। 5 से मत कर देना, कान खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टोन जनरेटर निकालो, दिखाओ उसको, बताओ, ये गाइड करो, ठीक है। ऑनलाइन टोन जनरेटर निकालना, उसमें दो फोन होना चाहिए तुम्हारे पास, एक में 440 हर्ट्ज रखो और एक में थोड़ा चेंज कर दो, 444 हर्ट्ज कर दो, ठीक है। और 1 2 3 जब बोले एक साथ ऑन करना है, ठीक है। तो दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एक साथ प्रोड्यूस हुआ तो सुपरपोज करेगा, सुपरपोजिशन के बाद जो साउंड सुनाई देगा तुम्हें वो डिफरेंट साउंड सुनाई देगा। कभी इंटेंसिटी उसका घट रहा होगा, कभी इंटेंसिटी उसका बढ़ रहा होगा, ठीक है। हाँ इसलिए नियरली इक्वल लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस, एक 440 है तुम दूसरा कर लो वो 5000, नहीं होगा, वहां पे तुम्हें दिखाई नहीं, सुनाई नहीं देगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। ये नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, 440 है तो 442 444 ऐसे के साथ तुम सुपरपोज कराओ, ठीक है। वाह कितना है उसका, 444 तुम्हारा, 440, चार का डिफरेंस रखो, एक 440 तो दूसरा 444,
444। चलो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। 1 2 3। नहीं दे रहा है, एक बढ़ रहा है, कभी कभी घट रहा है। अच्छा से नहीं हुआ वो, बहुत फेज डिफरेंस है इसका। ओह सर, हो गया। सर मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ जा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्लास में देख सकते हैं। हाँ तुम लोग रुकोगे, तुम लोग हो जाओ, तुम लोग का कल क्लास है।